Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to talk about pancreas and how does pancreas help in the process of digestion. लेकिन इससे पहले हम पेनक्रियाज के डाइजेशन के बारे में बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो का एंड पार्ट ज़रूर देखें क्योंकि उसमें हम पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सो लेट अस proceed towards pancreas. Today we are going to talk about pancreas and how does pancreas help in digestion. क्योंकि इससे पहले जो हमने डाइजेशन का पार्ट फर्स्ट देखा था उसमें हमने देखा था कि डाइजेशन स्टार्ट कैसे होती है, माउथ में डाइजेशन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ टीथ. उसके बाद फूड चला जाता है इसोफेगस में जहाँ पे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं था लेकिन फूड को बोलस कहा जाता था. उसके बाद फूड चला जाता था स्टोमक में और हमने देखा था स्टोमक में डाइजेशन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सो उसके बाद हमने कहा था कि जो फूड स्टोमक में है डाइजेस्टेड फूड जिसे काइम कहा जाता है वो चला जाता है ड्यूडिनम में थ्रू द स्पिंचटर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंचटर. अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई माउथ में सलाइवरी एमाइलेज की वजह से और प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई स्टोमक में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से. अब देखें, अब फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन पढ़ने से पहले हमने एक ग्लैंड को अच्छे से पढ़ना होगा जिसे दुनिया पेनक्रियाज के नाम से जानती है क्योंकि एक ऐसा एसेसरी ग्लैंड है जो डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और जो फूड ड्यूडेनम में चला जाता है क्योंकि वो एसिडिक होता है, काइम एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक में HCl उसके साथ मिला होता है तो एसिडिक होता है. इस फूड को न्यूट्रलाइज करने में भी कई हद तक पेनक्रियाज मदद करता है. तो चले देखते हैं how does pancreas help in digestion and what actually the pancreas is. जब हम पेनक्रियाज के बारे में बात करते हैं तो याद रखिए पहली बात, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन. ये जे शेप्ड ऑर्गन है या इसे आप कह सकते हो इट इज डिस्टॉर्ट शेप्ड ऑर्गन. और लोकेट कहां पे होता है? इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर, या मैं ऐसे कह सकता हूं इट इज प्रेजेंट कहां पे? सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूडिनम. जो ड्यूडिनम ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है इसी में प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज और इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक. सो हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक. इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक इन सी शेप्ड structure of duodenum. In C-shaped structure of duodenum. अगर हम पेनक्रियाज के साइज की बात करें तो याद रखें पेनक्रियाज का जो साइज है वो है 15 to 20 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप कुछ टेक्स्ट बुक की ओर जाएंगे, कुछ बुक्स की ओर जाएंगे लाइक टाटोरा, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके हिसाब से जो पेनक्रियाज है उसका साइज है 12 to 15 सेंटीमीटर. और अगर हम इसके ब्रेड्थ की बात करें तो इसकी जो ब्रेड्थ है पेनक्रियाज कितना ब्रॉड है? इट इज 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड. सो लेंथ कितनी है? 15 to 20 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी है? 3 to 8 सेंटीमीटर. और जो इसकी थिकनेस है वो है 1.8 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप फिर से टाटोरा की ओर जाएंगे तो वहां पे आपको थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर मिलेगी. यानी टाटोरा के हिसाब से जो पेनक्रियाज की लेंथ है वो है 12 to 15 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड जो है वो है थिकनेस जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर. लेकिन अगर आप बाकी बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो इसकी लेंथ जो है 15 to 20 सेंटीमीटर है, ब्रेड 3.8 सेंटीमीटर है और इसकी जो थिकनेस है वो 1.8 सेंटीमीटर है. जो इसका ये है वेरिएशंस आ जाती है क्योंकि कई बुक्स इसमें जो वीन्स है या आर्टरीज है वो भी इंक्लूड करते हैं स्ट्रक्चर में और कई बुक्स इसमें जो स्प्लेनिक वीन वगैरह है या जो पोर्टल वीन है उनको इंक्लूड नहीं करते. इसीलिए जो है वेरिएशन आ जाती है स्ट्रक्चर इसके साइज और ब्रेड्थ वगैरह में. तो अभी तक हमने पेनक्रियाज के बारे में क्या पढ़ा कि ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है या डिस्टॉर्ट शेप्ड ऑर्गन होता है. दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जो पेनक्रियाज होता है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक. इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर, रेट्रो बिहाइंड पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी. सो याद रखें इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक और इट इज प्रेजेंट इन अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूडिनम. तीसरी बात हमने साइज के बारे में पढ़ी थी कि इसका साइज कितना होता है. तो चले आगे चलते हैं
जो अगली बात पेनक्रियाज के बारे में है वो ये है कि इट इज हेटेरोक्राइन in nature. It is heterocrine in nature or it is heterocrine gland. It is a heterocrine gland. ये heterocrine gland है. heterocrine gland का मतलब क्या होता है? जो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जो एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करे। वो ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी हो, जिसमें एक्सोक्राइन फंक्शन भी हो, उसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब हेटेरोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से समझने के लिए आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड हम उस वाले ग्लैंड को कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हम उस वाले ग्लैंड को कहते हैं जो अपनी सिक्रीशंस कहां पे डालता है? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि इसमें डक्ट्स की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली ब्लड को कहां पे डालता है? ब्लड स्ट्रीम में डालता है, इसीलिए इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, क्योंकि इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को कहां पे डालते? ब्लड में डालते। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते? जो अपनी सिक्रीशंस ब्लड में नहीं डालती है, जो अपनी सिक्रीशंस कहां पे डालती है? डक्ट में डालती है, सरफेस पे डालती है, तो उन वाले ग्लैंड्स को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड मैंने बताया था अपनी सिक्रीशंस को स्टैनसन डक्ट में डालता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। और वो वाले ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम में डाले एंडोक्राइन कहलाता है। जो सिक्रीशंस ब्लड स्ट्रीम में ना डाले, डक्ट्स में डाले, एक्सोक्राइन कहलाता है। वो वाला ग्लैंड जिसमें दोनों फंक्शंस हो, यानी जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में भी डाले और आधी सिक्रीशंस को कहां पे डाले? डक्ट्स में डाले, दोनों फंक्शंस परफॉर्म हो, एंडोक्राइन फंक्शन भी हो, एक्सोक्राइन फंक्शन भी हो, इस वाले ग्लैंड को कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो पैनक्रियाज इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करता है? जो पैनक्रियाज है ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म इसलिए करता है क्योंकि इसमें दो किस्म की सेल्स पाई जाती है। आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लैक सेल्स मैंने यहां पे दिखाई है ब्लैक कलर की, इनको हम कहते हैं एसिनार सेल्स, और जो ब्लू टाइप की सेल्स मैंने यहां पे दिखाई इनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखे देयर आर 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। सो याद रखे एक्सोक्राइन फंक्शन भी होती है, एंडोक्राइन फंक्शन भी होती है। एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एसिनार सेल्स। अब एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। यहां पे मैंने पैनक्रियाज का ब्रॉड व्यू बना दिया है। दोस्तों ये देखिए ये होती है एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स, इससे पहले कि मैं एसिनार सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की ओर चला जाऊं, मैं आपको पैनक्रियाज के डक्ट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। याद रखिए हम सबको पता है कि पैनक्रियाज में एक मेजर डक्ट है जिसे दुनिया पैनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जानती है। जिसे दुनिया किस नाम से जानती है? पैनक्रियाटिक डक्ट। या इसे हम एक और नाम से जानते हैं वर्सिंग्स डक्ट, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था जॉन जॉर्ज वर्सिंग ने, जिसको फिर लास्ट में किल किया गया था फॉर हिज डिस्कवरी। फेमस हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था, इसीलिए उसको फिर किल किया गया था। और इसने क्या डिस्कवर किया था? इसने डिस्कवर किया था, ये डक्ट्स को पढ़ रहा था तो इसने एक डक्ट डिस्कवर किया था जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो है वर्सिंग्स डक्ट। लेकिन जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है ये स्टार्ट होता है कहां से? हेड से। अब याद रखें ये बात कहना मैं भूल गया कि जो पैनक्रियाज होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आदि बुक्स में जैसे टाटोरा में सिर्फ 3 बातों का जिक्र किया गया है, दैट्स हेड, बॉडी एंड टेल। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो जो पैनक्रियाज है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। अब देखिए जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द टेल, टेल से स्टार्ट होता है एंड इट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। इट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है ये स्टार्ट होता है कहां से? टेल ऑफ द पैनक्रियाज से, और ओपन कहां पे होता है? ड्यूडिनम में, मेजर ड्यूडिनम पेपली में, यानी ड्यूडिनम में ये ओपन होता है
फिर वेटर्स एम्पुला क्या होता है वो मैं आगे बता दूंगा। सो मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में अभी तक आपको ये पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल एंड ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। इसके अलावा एक और डक्ट पाया जाता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। ये लोअर पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज से स्टार्ट होता है एंड इट क्रॉसेस द मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट देन ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। ये वाला डक्ट भी ड्यूडिनम में क्या होता है, ये वाला डक्ट भी ड्यूडिनम में ओपन होता है। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज का हेड है उसके लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है। ओपन कहां पे होता है, ये ओपन होता है ड्यूडिनम में। इस वाले डक्ट को दुनिया सेंट्रोनी डक्ट के नाम से जानती है, सेंट्रोनी डक्ट, या इसको आप किताबों में एसेसरी डक्ट के नाम से जानोगे, एसेसरी डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज हैज टू डक्ट्स, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट एंड द एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट is also called as Wersing's duct while as centrony duct is also called as accessory duct। तो ये डक्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। अब हम चले जाते हैं कि एसिनार सेल्स वापस आ जाइए। एसिनार सेल्स कैसे एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए मैंने एक ब्रॉड व्यू पेनक्रियाज का बनाया था। तो ये मैंने बोला था कि इट इज अ मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट। ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है ये डिवाइड होता है, ये ब्रांच बनाता है ब्रांच, और इस वाले लोब को, इस वाले डक्ट को कहते हैं इंटरलोबर डक्ट। यानी जब पेनक्रियाटिक डक्ट डिवाइड होता है, ब्रांच बनाता है, डिफरेंट डक्ट्स बनाता है, तो इसको कहते हैं इंटरलोबर डक्ट्स। अब देखें इंटरलोबर डक्ट्स फर्दर डिवाइड होते हैं। इंटरलोबर डक्ट्स क्या होते हैं, दे फर्दर डिवाइड एंड दे आर नाउ कॉल्ड एज इंटरलोब्यूलर डक्ट्स। समझाने के लिए मैं यहां पे बना दूं कि अगर ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट है तो ये मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट डिवाइड होता है, ये ब्रांच बनाता है, इसको कहते हैं इंटरलोबर डक्ट। इंटरलोबर डक्ट, ये इंटरलोबर डक्ट जो है ये फर्दर डिवाइड होता है, इट फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म इंटरलोब्यूलर डक्ट, इंटरलोब्यूलर डक्ट। अब ये इंटरलोब्यूलर डक्ट जो है इट फर्दर डिवाइड्स, ये भी डिवाइड होता है और बनाता है इंटरकैलेटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट। अब देखिए मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट डिवाइड हो गया और इसने बनाया इंटरलोबर डक्ट। इंटरलोबर डक्ट फर्दर डिवाइड हो गया, फर्दर ब्रांच बनाए और बनाया इंटरलोब्यूलर डक्ट, और ये फर्दर ब्रांच बनाता है और बनाता है इंटरकैलेटेड डक्ट। और ये इंटरकैलेटेड डक्ट देखे इट ओपन्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द एसिनाई, इट ओपन्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द एसिनार सेल्स। तो अब एसिनार सेल्स क्या करती है, याद रखिए जो ये ड्यूडिनम होता है इसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। मैंने स्टोमक जब पढ़ाया मैंने कहा था कि उसमें भी एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स होती है, लेकिन उनको हम कहते हैं गैस्ट्रो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। लेकिन असल में एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। और ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो होती है जब फूड पास होता है, काइम पास होता है स्टोमक से और पहुंच जाता है ड्यूडिनम में, ये ड्यूडिनम में जो एसिडिक फूड है ये इन सेल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और ये रिलीज करते हैं सेक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको हम CK कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, और इसको दुनिया पेनक्रोजाइनिन के नाम से जानती है, पेनक्रोजाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रोजाइनिन। अब याद रखें जब ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो है स्टिमुलेट हो गई, ये सिक्रीट क्या करेंगे, एक तो सिक्रेटिन सिक्रीट करेंगे और कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज करेंगे। कैसे रिलीज करेंगे वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में पढ़ेंगे, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स के ग्लैंड्स, ब्रूनोर्स ग्लैंड और क्रिप्टस ऑफ लैबरकुन पढ़ेंगे, उसी में हम पढ़ेंगे कि हाउ दे आर सिक्रीटेड। फिलहाल याद रखें कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो है स्टिमुलेट होती है और CCK रिलीज करती है और सिक्रेटिन रिलीज
रिलीज करती है। जब ये सीसीके रिलीज और सिक्रेटिन को रिलीज करती है, ये सीसीके जो है इट स्टिमुलेट्स द एसिनोर सेल्स, इट स्टिमुलेट्स द एसिनोर सेल्स, और जो सिक्रेटिन होता है इट स्टिमुलेट्स दीज इंटरकैलेटेड डक्ट्स, इंटरकैलेटेड डक्ट्स। अब याद रखें, जब सीसीके ने एसिनार सेल्स को क्या किया, एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट किया, अब एसिनार सेल्स और ये इंटरकैलेटेड डक्ट जब स्टिमुलेट हो गए तो वहां से क्या आता है, वहां से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और बाइकार्बोनेट आयंस भी निकलते हैं। यानी वहां से दो चीजें निकलती है, वहां से डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वहां से एंजाइम्स निकलते हैं और वहां से बाइकार्बोनेट निकलता है। अब याद रखें, जो यहाँ पे एंजाइम्स निकलते हैं वो रिच होते हैं, एंजाइम रिच, और लेकिन जो कार्बोनेट्स होते हैं वो थोड़ा पुअर क्वांटिटी में होते हैं, पुअर क्वालिटी में होते हैं। सो याद रखें इतनी सी बात कि जब एसिनार सेल्स स्टिमुलेट हो गई, स्टिमुलेट किसने किया, स्टिमुलेट किया सीसीके ने। सीसीके कहां से आया, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जब स्टिमुलेट हो गई। स्टिमुलेट कैसे हो गई एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, देखिए जब स्टोमक से एसिडिक फूड आया, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स स्टिमुलेट हो गई, इन्होंने सिक्रीट किया सीसीके और सिक्रेटिन। जब ये दो सिक्रीट हो गए, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, क्योंकि फूड क्या है, फूड एसिडिक है, यहाँ पे एसिड भी पहुंच गया है ड्यूडेनम में, इसीलिए ये सिक्रेटिन और सीसीके एसिनार सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रिलीज करे क्या, बाइकार्बोनेट आयन और एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स। अब देखिए जो ये बाइकार्बोनेट आयन और एंजाइम्स है ये कहां से आएंगे, ये यहाँ इंटरकैलेटेड डक्ट्स, इंटरलोब्यूलर डक्ट्स, इंटरलोबर डक्ट्स एंड मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से आएंगे और पहुंचेंगे ड्यूडेनम में। लेकिन याद रखें, थोड़ा और समझने के लिए हमें एक और स्ट्रक्चर को पढ़ना होगा, लिवर। हम थोड़ा डिटेल में लिवर को नहीं पढ़ सकते, थोड़ा हम लिवर को पढ़ेंगे क्योंकि लिवर के जो डक्ट्स है दे आर एसोसिएटेड एंड दे आर अटैच्ड विद द डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए ये है स्टमक, सपोज के तौर पे ये पैनक्रियाज है। डक्ट्स को समझने के लिए हमने थोड़ा लिवर को भी पढ़ना है। सपोज करें ये लिवर है, सपोज दिस इज लिवर, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब। अब देखिए राइट लोब और लेफ्ट लोब से दो डक्ट्स निकलते हैं। This is left hepatic duct, this is right hepatic duct। अब ये डक्ट जो है आपस में मिल जाते हैं और ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके अलावा लिवर के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, जो बॉइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है। लिवर secretes the bile and this gallbladder stores and concentrates the bile. What happens there will be seen in the next video। फिलहाल आप याद रखिए यहाँ से एक और डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट और इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट। अब देखिए ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं और इनको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यानी राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जब आपस में मिल जाते हैं बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट जब बाइल डक्ट के साथ मिलता है बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट किसके साथ मिल जाता है, बाइल डक्ट के साथ, बाइल डक्ट। तो ये क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, common bile duct। So when cystic duct or bile duct combines with the common hepatic duct, the new duct formed is called as common bile duct। अब देखिए ये common bile duct जो है it enters into the pancreas। अब देखिए ये जो common bile duct है ये इस मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाता है, फिर ये ओपन होते हैं कहां पे, इनटू द ड्यूडेनम, और
एट द एंड जहाँ पे ये मिल जाते हैं, कौन, ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट मिल जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। पेनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ मिल जाता है? कॉमन बाइल डक्ट के साथ। अब ये वाला जो डक्ट है ये कौन कौन मिला है? पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, दोनों को मिला के एक साथ कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, it is dilated at the end and it is called as Vater's ampulla, or it's called as ampulla, sorry, it's called as ampulla of Vater। और internally जो ampulla of Vater होता है, it is internally lined by a sphincter called as sphincter of Oddi। एक और तरीके से समझाने के लिए, जब यहाँ से ये आते हैं, मिलते हैं, कौन, पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, लास्ट पार्ट जो है होता है ये डायलेटेड होता है। यहाँ से इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे, ड्यूडिनम की ओर से देखोगे, आपको एक स्पीचर देखने को मिलेगा, उसे हम कहते हैं स्पीचर ऑफ ओडाई। दी गई डायग्राम में आप देख सकते हो, तो इसे हम कहते हैं स्पीचर ऑफ ओडाई, जहाँ से क्या, ये बाइकार्बोनेट जो हमने अभी पढ़ाया था वो लीव करते हैं पेनक्रियाज से और चले जाते हैं ड्यूडिनम में और न्यूट्रलाइज करते हैं फूड को। अब देखिए एसएनआर सेल्स जो होती है वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है ये कौन सी फंक्शन परफॉर्म करती है? एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का अगर हम थोड़ा ब्रॉड व्यू बनाएंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस itself constitutes different types of cells, like इसमें अल्फा सेल्स होती है, इसमें बीटा सेल्स होती है, या इसमें डेल्टा सेल्स जिनको हम डी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अल्फा सेल्स जो होती है ये रिलीज करती है ग्लूकोगॉन, दे रिलीज ग्लूकोगॉन, और बीटा सेल्स जो होती है ये रिलीज करती है इंसुलिन, और डी सेल्स जो होती है रिलीज करती है सोमैटोस्टैटिन। अब देखें जो इंसुलिन होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, यानी अगर बी सेल्स जो है नॉन फंक्शनल हुई, इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ, तो ग्लूकोज की लेवल क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि इंसुलिन इस ग्लूकोज की लेवल को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब ग्लूकोज जल्दी से एब्जॉर्ब हुआ तो ये एक्यूमुलेट नहीं होगा बॉडी में, लेकिन अगर इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है तो इसकी वजह से ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा या डायबिटीज हो जाएगा। फिर उसमें डायबिटीज के किस्म है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, वो हम डायबिटीज के लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि अल्फा सेल जो होती है ग्लूकोगॉन रिलीज करती है, बीटा सेल जो होती है इंसुलिन रिलीज करती है, और डी सेल्स जिनको हम डेल्टा सेल्स कहते हैं सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। हाउ दे परफॉर्म द फंक्शन विल बी सीन इन द लेक्चर ऑफ डायबिटीज। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या था? डाइजेशन। तो अभी तक आपको समझ आया कि पेनक्रियाज ने हेटेरोक्राइन फंक्शन, पेनक्रियाज ने एंडोक्राइन फंक्शन भी की, किन की वजह से? इनकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की वजह से इन्होंने एंडोक्राइन फंक्शन की। और एक्सोक्राइन फंक्शन कैसे की? एसिनोर सेल्स की वजह से इन्होंने क्या की? कौन सी फंक्शन की? वेरी गुड, एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म की। अब देखिए जो स्टोमक में फूड था जिसे काइम कहा जाता था वो चला जाता है कहाँ पे? ड्यूडिनम में चला जाता है। और ड्यूडिनम में क्या होता है? ये फूड न्यूट्रलाइज होता है क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं और इसके साथ मिलते हैं। एक बात याद रखें कि ड्यूडिनम जो होता है इसमें भी म्यूकस होता है, ये भी म्यूकस रिलीज करता है। आदि बुक्स में लिखा गया कि म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। वो म्यूकस प्रेजेंट होता है अनअटैच्ड एंड दैट कैन बी इजीली रिमूव्ड, सो इसके वॉल्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता, इसीलिए HCl को या एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने में बाइकार्बोनेट आयन आ जाते हैं एसिनोर सेल से। अब देखिए जो ड्यूडिनम में फूड की डाइजेशन कैसे होती है वो भी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जहां पे हम डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल जो पेनक्रियाज है इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे है। चले वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ब्लड सप्लाई ऑफ द पेनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। तो जब हम ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो जो ये होता है सीलिक
ट्रंक जिसे कहते हैं, इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, इट डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज, ये दो आर्टरीज देता है। एक्चुअल में जो सीलिएक ट्रंक होता है बहुत सारी आर्टरीज देता है, लेकिन असल में हम बात किसकी कर रहे हैं, पैनक्रियाज की। सो हम उन आर्टरीज की बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू द पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज जो सीलिएक ट्रंक होता है, जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है, डायरेक्टली हम बात करेंगे सीलिएक ट्रंक की। यहाँ से कितनी आर्टरीज निकलती है, दो आर्टरीज निकलती है, दो ब्रांच निकलती है। ये देखिए इट मूव्स टुवर्ड्स द स्प्लीन, यहाँ से स्प्लीन होता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द स्प्लीन, इट्स कॉल्ड एज स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये जो होती है, ये वाला ब्रांच जो होता है, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच। ये वाला ब्रांच जो है, इट गोज टू द लिवर एंड इट्स कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी, इट्स कॉल्ड एज हिपैटिक आर्टरी। तो जो सीलिएक ट्रंक होता है, इट डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज, टू मेन ब्रांच, वन मूव्स टुवर्ड्स द स्प्लीन, इट्स कॉल्ड एज स्प्लीनिक आर्टरी, एंड द अदर is further divided into two branches. One branch moves towards the liver, goes to the liver and is called as hepatic artery, and the other is called as gastroduodenal artery, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब देखिए ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, इट इज फर्दर डिवाइड, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है और एक सुपीरियर ली जाती है, सुपीरियर ली जाती है, एंड the other goes and posteriorly, the one moves anteriorly and the other moves posteriorly on the back side of the pancreas। अब देखिए ये वाली जो होती है, इसे हम कहते हैं superior, sorry it's called as antero superior pancreatic duodenal artery। एंटीरो सुपीरियर, एंटीरो एंटीरियर ली जाती है, सुपीरियो pancreatic duodenal artery। So the one branch is called as एंटीरो सुपीरियर pancreatic duodenal artery, और जो दूसरी है वो कहाँ से जाती है, पोस्टीरियरली जाती है, पोस्टीरियरली जाती है, and that's called as posterior superior pancreatic duodenal artery। इन दोनों को एक साथ मिला के कहते हैं एंटीरो पोस्टीरो सुपीरियर pancreatic duodenal artery, duodenal artery। तो अब चले, अब नीचे बिलो की ओर जाएंगे। यहाँ से होती है, यहाँ से जो नीचे से अराइज होते हैं, इसको हम कहते हैं सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। अब जो ये सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है इट इज फर्दर डिवाइडेड, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी इट गिव्स another branch which is called as, वो फर्दर डिवाइड होती है, वो फर्दर डिवाइड होती है, एक एंटीरियर ली जाती है पेनक्रियाज के, एक पोस्टीरियर ली जाती है, एक पेनक्रियाज के एंटीरियर साइड से जाती है, दूसरी पेनक्रियाज के पोस्टीरियर साइड से जाती है। अब देखिए जो एंटीरियर साइड से जाती है इसको हम कहते हैं एंटीरो, बट इस वक्त हम इसे सुपीरियर नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिलो से अराइज होती है, बिलो से अराइज होती है, SMA से। व्हाट इज SMA? सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी से अराइज होती है, इसीलिए चूंकि ये बिलो साइड से अराइज होती है इसको हम कहेंगे एंटीरो। यहां पे सुपीरियर था, यहां पे इंफीरियर है, एंटीरो इंफीरियर, एंटीरो इंफीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर साइड से जाएंगे उसे क्या कहते हैं, पोस्टीरियर इंफीरो पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी।
इसके अलावा माइनर आर्टरीज बहुत सारी होती है यहाँ पे जो अराइज होती है, तो उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो माइन्यूट होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दिस वाज द ब्लड सप्लाई. सो हाउ डज इट रिसीव्स द ब्लड? इट रिसीव्स द ब्लड. एक बात याद रखें, आर्टरीज हम इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि आर्टरीज ब्लड ले आती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो वीन्स होती है वो ब्लड ले जाती है बॉडी पार्ट से कहाँ की ओर? हार्ट की ओर. सो arteries carry blood from heart to the different parts of the body, and veins carry blood from different parts of the body to the heart. And you know, all the arteries carry oxygenated blood except pulmonary arteries which carry deoxygenated blood, and all the veins carry deoxygenated blood except the pulmonary veins which carry oxygenated blood. ये बात अगर समझ ना आए तो पहले वाला वीडियो मेरा हार्ट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सर्च करें, वहां पे आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट पेनक्रियाज. लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर डाइजेशन ऑफ फूड विल बी कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स. थैंक यू.